नमस्कार प्यारे कैंडिडेट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली 2-3 एग्ज़ाम होने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे कि यूपीपीसीएल DG2 का और चंडीगढ़ ALM का। ठीक है, तो अपने सीरीज़ चलाई है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि अंतिम में आपको पता ही है अंतिम में पढ़ना ज़रूरी होता है। तो आपका अगर सिलेबस कवर हो गया है तो सीरीज़ को ज़रूर देखें। मैं आपसे वादा करता हूँ इसमें आज कुछ आप नया सीखकर ज़रूर जाने वाले हो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर ले हो, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो अपलोड हो तब आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाके ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। देखिए, आज अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैंने उपलब्ध करवाए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि एक मोमबत्ती है जो ऊर्जा का रूपांतरण करती है। ठीक है, वो किस किस ऊर्जा को किस रूप में ऊर्जा को चेंज करती है। जैसा कि पहला ऑप्शन दे रखा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। कौन होता है? DC जनरेटर। ठीक है, आपको सभी को पता है। और पूछा अपने को मोमबत्ती का, तो देखो सेकंड ऑप्शन कह रहा है विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है ट्रांसफार्मर। विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता ट्रांसफार्मर के अंदर। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करती है केमिकल ठीक है, ऊर्जा होती है जो बैटरी। चौथा ऑप्शन कह रहा है अपने को विद्युत ऊर्जा को, तीन ऑप्शन अपने मतलब हो गए, तो एक एक ही ऑप्शन बचा, 4, वो अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है मोमबत्ती। ठीक है, याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है आज का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लाए हैं आज के लिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 अपना कह रहा है कि एक DC मशीन है। DC मशीन है, मुख्य क्षेत्र अभिवाह। अभिवाह को बोला जाता है फ्लक्स वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का आकार होता है। जो फ्लक्स होता है वो किस तरह का वितरण होता है किसके अंदर? DC मशीन के अंदर। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है त्रिकोणीय, समलंबाकार, सैंडल आकार का, नुकीली प्रवृत्ति वाला। तो मैं आपको बता दूं, जो DC मशीन है उसके अंदर जो मुख्य फ्लक्स होता है, उसका जो वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमेशा समलंबाकार होता है। ठीक है, अगर एक सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए तो आप समलंबाकार आंसर कर दिए, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कम्यूटेटर के अधिक गंदा होने पर उसको जो सफाई की जाती है किसके द्वारा की जाती है? पानी से, भारी जल से, एसिड से, पेट्रोल से। ठीक है, तो कम्यूटेटर अगर गंदा हो गया आपका तो उसको अगर आप पेट्रोल से धो देंगे तो वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। ठीक है, बाकी सुनों से ये ऑप्शन नहीं होंगे। राइट ऑप्शन है उसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल से साफ कर दे तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर अपना साफ हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आता है ये भी। ये देखो आज का कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 नंबर, किसी भी परिपथ में प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसको बोलते हैं LED, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड का उपयोग किया जाता है परिपथ में धारा प्रवाह को दर्शाने के लिए, परिपथ में धारा स्तर को बढ़ाने के लिए, धारा स्तर घटाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पहला ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्यों दोस्तों? इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है परिपथ में से प्रवाह होने वाली धारा को दर्शाने के लिए एक एक परिपथ के अंदर LED लगाया जाता है। ठीक है, जिसको इंडक्टर या बोल सकते हैं इंडिकेटर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इंडिकेटर इंडक्ट करता है अपने को कि भी इसमें से धारा फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, मतलब एक साइन सा अपने को दे देता है। ठीक है, आपको सभी को पता है धारा प्रवाह दर्शाने के लिए LED का प्रयोग करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन फिर मैं आपको दिखाने के लिए जाऊंगा कि एक हाइड्रोमीटर में फ्लोट में जो डाले जाते हैं, फ्लोट में हाइड्रोमीटर होता है, अपेक्षित घनत्व मापता है। जैसे कि आपको पता है बैटरियों के अंदर वो फ्लोट के अंदर क्या भरा होता है, तो मरकरी के छर्रे, पीतल के छर्रे, तांबे के छर्रे या शीशे के छर्रे। ठीक है, तो आपको बता दूं हाइड्रोमीटर के जो फ्लोट होते हैं उसमें क्या है, लेड की जो छोटी छोटी गोलियां डाली जाती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं शीशे के छर्रे, लेड की गोलियां डाली जाती है हाइड्रोमीटर के अंदर। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी कमरे की प्रदीप्ति किस पर निर्भर करती है? कि कमरे का जो, आपको इस क्वेश्चन का समझने का सरल सा तरीका क्या है कि जो कमरे का जो रोशनी है वो किस बात पर निर्भर करती है भी, किस कलर की वो होनी चाहिए, मतलब कि
देखो पहला ऑप्शन कह रहा है दीवारों का रंग और छत का रंग, ठीक है, दोनों पर निर्भर करती है। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अगर छत का रंग होगा और दीवार का रंग होगा, वैसे ही जैसा आपने ग्लो रंग अगर करवा रखा होगा घर की छत की दीवारों को, कमरे की जो दीवार है उसका ग्लो करा रखा हो, तो आपका जो आपने जो ट्यूबलाइट लैंप लगाया है वो ग्लो आपको प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अगर वैसा ही लगा रही है तो जैसा कलर करवाए वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा, जैसा कि इनपुट है वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये देखो क्वेश्चन 7 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मोटर ओवरलोड रिले का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है। इसके लिए तो एक मैंने बेस्ट क्लास दी हुई है, और मोटर की ओवरलोड जो मैंने बताया हुआ है, इसके प्रोटेक्शन के लिए हमें एक थर्मल रिले, तापीय रिले, उसमें रिले एक ही नाम है, तीनों एक ही रिले, तीनों के एक ही नाम है, इसमें एक ही यूज करते हैं, उसमें रिले तापीय रिले एवं थर्मल रिले, ठीक है। मोटर की ओवरलोड के लिए उपयोग में लिए देते हैं। इसके अंदर एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है, वो मैंने वीडियो में आपको समझा रखा है, आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में जाएगी कैसे काम करती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, मोटर जब ओवरलोड हो जाती है, अधिभार रक्षण, ठीक है, अधिभार रक्षण से वो अपने को प्रोटेक्शन करती है। मोटर ओवरलोड हो जाती है, इसके ये रिले लगी होती है, इसके स्टार्टर के अंदर लगी होती है, ठीक है। ओवरलोड इसके अंदर बायोमेटेलिक स्ट्रिप उपयोग में लेते हैं थर्मल रिले के अंदर, अगर वो हो जाती है, ठीक है, ओवरलोड तो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। खालिस्तान के कारण मोटर चलते समय आवाज़ करती है। देखो फ्यूज़, पहला ऑप्शन कह रहा है फ्यूज़ के उड़ जाने के कारण। देखिए फ्यूज ही उड़ गया तो किस कारण जो मोटर है वो चलेगी नहीं, फ्यूज उड़ गया तो कैसे चलेगी। स्विच के खराब होने के कारण, डीले संयोजन के कारण क्या होगी, मोटर स्पार्क करने लगेगी। अगर डीले कहीं भी आपके प्रैक्टिकल अपने देखा होगा, अगर अपने कनेक्शन करते हैं तो उसका डीले संयोजन रख लेते हैं, थोड़ी बहुत स्पार्किंग करने से क्या कॉन्टैक्ट जल जाते हैं, तो डीले संयोजन अपने को नहीं करने हैं, फुल टाइट करने हैं। तो अब बचा ऑप्शन ए कि बेयरिंग के घिस जाने के कारण क्या करती है, जो मोटर होती है वो चलते समय क्या करती है, शोर साउंड उत्पन्न करती है, आवाज़ उत्पन्न करती है, ठीक है। तो बेयरिंग अगर घिस गए तो उसको बदलवा लेना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक अल्टरनेटर में वोल्टेज रेगुलेशन की ज्ञात करने की विधियाँ 3 होती है, मैं आपको बता दूं। एक होती है ईएमएफ विधि, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। दूसरी होती है एमएफ विधि, ठीक है, एमएफ विधि। इसमें मैं कई बार मैंने बता दिया है इसके बारे में। तो पोटियार त्रिकोण विधि, ठीक है, पोटियार त्रिकोण विधि। जो ईएमएफ विधि होती है, इसमें इसका जो अन्य नाम होता है वो होता है प्रतिबाधा विधि। क्या होता है, प्रतिबाधा विधि। और एमएमएफ का जो नाम होता है, ये क्या एमएमएफ विधि होती है, एक आशावादी होती है और ये निराशावादी विधि होती है, ठीक है। और इसमें जो ये 3 नंबर है ना, पोटियार त्रिकोण विधि, ये क्या है, शून्य शक्ति गुणांक विधि होती है। क्या होती है, जीरो पावर फैक्टर मेथड होता है ये। तो इसमें जो ईएमएफ विधि है, इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन का मान होता है वो क्या होता है, वास्तविक मान से अधिक होता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बची एमएमएफ विधि, जिसको ये क्या आशावादी विधि है, इसमें क्या वोल्टेज रेगुलेशन का मान बी नंबर ऑप्शन एमएमएफ विधि के अनुसार हो जाता है, और सी नंबर पोटियार त्रिकोण के अनुसार हो जाता है। वास्तविक मान के बराबर होता है वीआर का मान, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन का मान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो पूछा है ईएमएफ विधि में, तो वास्तविक मान वीआर का मान वास्तविक मान के बराबर, या सॉरी दोस्तों, अधिक होता है, ठीक है। अगर पूछ लेता एमएमएफ विधि तो ये बी नंबर ऑप्शन कर देते, वास्तविक मान के बराबर। और पोटियार त्रिकोण या जीरो पावर फैक्टर मेथड पूछे तो वास्तविक वीआर का मान वास्तविक मान के बराबर होता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लचीले प्रभाव, इसको बोलते हैं स्किन इफेक्ट, ठीक है, स्किन इफेक्ट बोलते हैं। स्किन इफेक्ट केवल खालिस्तान आवृत्ति पर दृश्य होता है, किस आवृत्ति पर वो अपने को दिखाई देता है। स्किन इफेक्ट लचीला प्रभाव जिसको बोलते हैं, तो वो हमेशा अपने को हाई फ्रिक्वेंसी पर दिखाई देते हैं, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी पे कभी अपने को दिखाई नहीं देते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी पर ही अपने को वो दिखाई देते हैं, ठीक है, उच्च आवृत्ति पर बोल सकते हैं स्किन इफेक्ट। और बोल रहे हैं कि शुद्ध जर्मेनियम 0 डिग्री केल्विन पर किसकी तरह काम करता है, तो राइट ऑप्शन कर देना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुचालक की तरह व्यवहार करता है शुद्ध जर्मेनियम 0 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, याद रख लेना। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। अगर आप हमको एक बात बता दो, अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो मैराथन क्लास भी आपके लिए लाकर उपलब्ध करवाएंगे एग्जाम से पहले पहले। अगर आप सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को किसी टेलीग्राम ग्रुप या एक व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप शेयर करते हो तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अर्धचालक में हीट सिंक प्रयुक्त करने का उद्देश्य क्या है।
ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाऊंगा आपके लिए, उसमें मैराथन क्लास में मिली बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठा उठा के। हीट सिंक का पहले बात करा दूँ, हीट सिंक बनी होती है एल्यूमिनियम की, ठीक है, जो क्या करती है, इसमें पूछा गया है हीट सिंक एल्यूमिनियम की करती है। इसका जो आकार होता है वो होता है या तो एल आकार की या यू आकार की या वी आकार की ये बनी होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम हीट सिंक जो होती है। अब देखो दोस्तों, इसमें बच्चा उद्देश्य क्या है, कलेक्टर की धारा बढ़ाना, रिवर्स धारा बढ़ाना, अत्यधिक ताप वर्दी को रोकना। हीट मतलब हीट सिंक, ठीक है, हीट का मतलब ऊष्मा, अत्यधिक ताप अगर हो जाए तो उसमें क्या वृद्धि अगर हो जाए तो उसको रोकती है। हीट सीकर चालकों में नॉर्मली ये अपनी यूज में लेते हैं। अत्यधिक ताप वृद्धि को रोकती है हीट सिंक, ठीक है, एल्यूमिनियम से निर्मित होती है। और इसका आकार बता दिया, एल आकार की भी हो सकती है, यू आकार की भी हो सकती है और वी आकार भी हो सकती है। लिख लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एलईडी में निकलने वाली रोशनी की रंग खालिस्तान पर निर्भर करती है। जो एलईडी होती है उसके अंदर जैसे कई एलईडी सफ़ेद कलर की, कई ग्रीन कलर की, कई रेड कलर की होती है, आपने कई प्रैक्टिकली आपने देखा होगा। तो वो जो एलईडी होती है वो हमेशा उनके जो उनके अंदर, हाँ, तो जैसे आपने अभी देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एलईडी से निकलने वाली रोशनी जो रंग होती है, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा नीले रंग की, लाल रंग की, तो वो हमेशा प्रयुक्त अर्धचालक के पदार्थ उसके अंदर जो जैसा कि अर्धचालक पदार्थ भरा होगा वो वैसे ही अपने को आउटपुट रोशनी देता है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर कर देना। अच्छा क्वेश्चन है आज के लिए। 13 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि ठोस पदार्थों में ऊर्जा बैंड है, उसका जो परिणाम होता है किसके कारण आता है। ओम का नियम, पॉली एक्सक्लूज का सिद्धांत, बोर का सिद्धांत, केल्विन के सिद्धांत पर है, ठीक है। तो इसकी जो डीपली क्लास है वो आपको लगाएंगे, सिद्धांत पढ़ाएंगे। तो आपके लिए अभी के लिए आप बस इतना याद रख लो कि जो ठोस पदार्थ होगा इनका जो अगर पूछ ले ऊर्जा बैंड अंतराल, वो पॉली एक्सक्लूज का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में डीपली पढ़ाएंगे। और पॉली एक्सक्लूज का सिद्धांत पर ही उसका जो ऊर्जा बैंड का जो रिजल्ट आता है वो इसी के सिद्धांत पर आता है, ठीक है, पॉली एक्सक्लूज का सिद्धांत भी आप इतना ही याद रख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्न में से किस परिपथ द्वारा साइन वेव, ठीक है, एक साइन वेव है उसको टू कन्वर्ट कर रहा है को किस वेव में, स्क्वायर वेव में, ठीक है, किस वेव में वो कर रहा है, स्क्वायर वेव में कन्वर्ट कर रहा है, किसके द्वारा किया जा सकता है। तो सीमेंट रिंगिंग द्वारा, बाई स्टेबल मल्टीप्लेटर, एस्टेबल मल्टीप्लेटर, उपयुक्त सभी। तो आपको मैं बता दूं, एक परिपथ होता है जो क्या करता है, साइन वेव को वर्गाकार तरंग में चेंज करता है, ठीक है। कौन सा परिपथ होता है, सीमेंट रिंगिंग, ठीक है, सीमेंट ट्रिगर होता है। इसका एक अन्य नाम होता है वो भी लिख लो आप, आपको मैं बता दूं, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायरिंग, और ये होता है सर्किट, ठीक है, स्क्वायरिंग सर्किट होता है। इसका अन्य नाम सीमेंट रिगिंग का नाम ये भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। स्क्वायर ट्रिगिंग जो क्या करता है, एक साइन वेव को स्क्वायर वेव में चेंज करता है। आई होप अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या कह रहा है, एक बार कोड रीडर है, बीसीआर बोल सकते हैं जिसको, बार कोड रीडर कंप्यूटर के अंदर होता है। निम्न में से कौन सी इसमें अर्धचालक युक्ति प्रयोग में लेते हैं, अर्धचालक युक्ति प्रयोग ली जाती है, कौन सी युक्ति प्रयोग में ली जाती है। तो इसके अंदर जो लेजर डायोड होता है वो उपयोग में होता है, किसके अंदर, बीसीआर के अंदर। याद रख लेना, अर्धचालक युक्ति है ये, लेजर डायोड होता है ये है। बार कोड रीडर में कौन सी अर्धचालक युक्ति प्रयोग में लेते हैं, तो लेजर डायोड कर देना। अच्छा क्वेश्चन है आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप अच्छा हमें रिस्पॉन्स देते हो तो हम आपके लिए मैराथन क्लास भी लाएंगे, और ये तो सीरीज चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। ये ज़्यादातर फ्रेशर इनके लिए है, यूपीपीसीएल का तो एग्ज़ाम देखो उनके लिए तो थोड़ा टफ होता है, ये काफ़ी अच्छा है इसके लिए, चंडीगढ़ एएलएम के लिए, ठीक है, अस्टेंटल ये होता है ना एएलएम के लिए, बढ़िया है ये टेस्ट जो सीरीज है। अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर मैं लाऊंगा। एचआरसी इसका फुल फॉर्म होती है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है, फ्यूज होता है में विच्छेदक और अंतिम धारा शून्य के बीच का समय क्या कहलाता है। तो आपको राइट आंसर कर देना है इसका, जो एचआरसी फ्यूज होता है आर्कन काल कहलाता है, ठीक है। आर्कन में स्पार्किंग काल का मतलब होता है समय, ठीक है, स्पार्किंग समय कहलाता है। एचआरसी फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच का जो समय होता है, टाइम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। एक फोटो डायोड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। एक फोटो डायोड का जो संयोजन होता है वो कहाँ होता है, कैसे होता है। तो भार के श्रेणी क्रम में और रिवर्स बायस में, भार के समांतर क्रम में, रिवर्स बायस में, भार के लोड के श्रेणी क्रम में लेकिन फॉरवर्ड बायस में,
बाहर के श्रेणी क्रम में, बाहर के समांतर क्रम में और फॉरवर्ड वाइज में। तो आपको बता दूं मैं, जो फोटोडायोड होता है उसका संयोजन होता है वो बाहर के श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। और कौन से क्रम में होता है? रिवर्स बाइस में होता है हमेशा। फोटोडायोड का संयोजन लोड के श्रेणी क्रम में और रिवर्स बाइस में भी संयोजन होता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक BTU बराबर कितने पास्कल होते हैं, ठीक है। तो 10 की पावर 5 लगा देना, ठीक है। 10 की घात 5 पास्कल होते हैं एक BUT बराबर, ठीक है। ये तो आपको फिक्स आंकड़ा है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखो आज का अंतिम क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि उच्च व अति उच्च वोल्टता में अधिकतम परिवर्तन हो सकता है +-3%। ये होता है फ्रिक्वेंसी के लिए, ठीक है। फ्रिक्वेंसी के लिए होता है +-3% हो सकता है ये अधिकतम परिवर्तन, ठीक है। ये होता है किसके लिए? निम्न एवं मध्यम वोल्टेज के लिए, ठीक है। निम्न एवं मध्यम वोल्टेज के लिए क्या होता है? अधिकतम परिवर्तन। ये होता है इसका राइट आंसर है, ठीक है। 12.5 उच्च व अति उच्च वोल्टता में अधिकतम परिवर्तन 12.5% तक हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें यार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।